इस नक्शे को ध्यान से देखा जाए, धरती का आम नक्शा है ये, मगर इसके नीचे एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट पर एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ जाना ही बहुत खतरे का काम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के 7 बड़े महाद्वीपों में से 5वें नंबर पर आता है साइज के मामले में ये जगह। मोटे बर्फ की चादर से ढका हुआ ये जमीन असल में अंटार्कटिका है। शुरुआत में जब लोगों को जानकारी नहीं था कि धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या है, तब ग्रीक फिलोसोफर्स जानते थे कि नॉर्थ में कोई जगह तो है आर्टिक करके, जिसे वो लोग आर्क्टोस करके पुकारते थे, और जब नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में भी कुछ जरूर होगा। ये अलग बात है कि उसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। तो धरती के साउथ में जो कुछ भी होगा उसको इन लोगों ने नाम दिया एंटार्क्टोस। एंट का यहाँ मतलब था विपरीत, आर्क्टोस का अपोजिट एंटार्क्टोस, और यहाँ से एंटार्कटिका नाम को निकाला गया। अब शुरुआत में एक्सप्लोरर्स जानते थे कि धरती के साउथ पोल पर कोई जगह तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ क्या है, कितना बड़ा है, किसी को नहीं मालूम था। इसीलिए जिस दिन इंसानों ने अंटार्कटिका पर कदम रखा था, उसके बहुत साल पहले से ही इस जगह को मैप में दिखाया जाने लगा। साल था 1530 का। फ्रेंच एक्सप्लोरर्स ने जब नक्शा बनाया था धरती का, तब उन्होंने अंटार्कटिका को ड्रॉ जरूर किया। ये है वो नक्शा जिसके इस तरफ नॉर्दर्न हिस्सा दिखाया गया है धरती का, और इस साइड सदर्न पार्ट है। और ये जो लैंड का बड़ा हिस्सा दिख रहा है, इसको नाम दिया गया टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा, मतलब अननोन सदर्न लैंड, जो कि उस समय के लिए सच में अननोन था। इसके करीब 200 साल बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम जेम्स कुक था। वो पहले आदमी बने अंटार्कटिका के सबसे करीब जाने वाले। दुर्भाग्य से ये अंटार्कटिका तक तो नहीं पहुंच पाए। इनका जहाज 120 किलोमीटर की दूरी पर था अंटार्कटिका महाद्वीप से, तभी ये पीछे मुड़ गए। जेम्स कुक ने अंटार्कटिका को तो नहीं देखा, लेकिन काफी बड़े बड़े आइसबर्ग जरूर देखे जो वहाँ थे। यहाँ तक कि उनका कहना था कि जिस एरिया तक मैं सफर करके आया हूँ, उससे आगे कभी कोई जा ही नहीं सकता। इतना तेज हवा चल रहा था, जहाजों के रास्ते में छोटे बड़े आइसबर्ग से टकराने का खतरा इतना था कि नो वन कैन एवर एक्सप्लोर अंटार्कटिका। कोई कभी अंटार्कटिका का पता नहीं लगा सकता। लेकिन आपको, हमको, सबको पता है ये स्टेटमेंट गलत प्रूफ हुआ। पर अंटार्कटिका के सरजमी पर पहले कदम किसने रखा था, इसका हर कोई डिफरेंट ओपिनियन देता है। जैसे ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस कहते हैं कि वो पहले थे अंटार्कटिका में जाने वाले, क्योंकि उनका जहाज भटक गया था और वो अंटार्कटिका चले गए थे गलती से। ऐसे ही 1820 में अलग अलग एक्सप्लोरर्स थे, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका के। वो क्लेम करने लगे अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों में पहले जाने का। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंटार्कटिका के सफर के दौरान ही मारे गए, जैसे ब्रिटेन के रॉबर्ट स्कॉट, जो साउथ पोल तक पहुंच गए थे, मगर वो और उनकी टीम कभी वापस नहीं आ पाए वहां से। लेकिन जो ज्यादातर माना जाता है, फर्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लैंडिंग अंटार्कटिका में 1895 में नॉर्वेजियन शिप, जिसका नाम ही अंटार्कटिक था, वो इसके किनारे तक पहुंचा। जहाज पर बैठे लोगों ने एक छोटा बोट निकाला जिसमें 6-7 लोग बैठकर अंटार्कटिका के किनारे तक गए। लेकिन फिर यहाँ झगड़ा हो गया उन बोट पर बैठे लोगों में कि पहले जमीन पर कौन उतरा था। खैर, इसके आगे साल 1900 के बाद के 10-20 साल को हीरोइक एरा कहा गया था अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि कई सारे लोग ट्रैवल किए यहाँ, वैज्ञानिक आए, नए थ्योरीज बनी, नया जानकारी मिला। जैसे यहाँ का लैंड मास लगभग पूरी तरह से विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है। अंटार्कटिका केवल धरती का सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ड्राईएस्ट, सूखा हुआ, सबसे तेज हवा वाला, सबसे ठंडा और सबसे आइसिएस्ट कॉन्टिनेंट भी है। 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये महाद्वीप, जिसके पूरब साइड में ज्यादातर उबड़ खाबड़ चट्टान है, जो कि बर्फीले चादर से पूरा ढका हुआ है, और इसके पश्चिम भाग में आइस शीट से कवर छोटे छोटे माउंटेनियस आइलैंड है। ऐसे साइंस रिसर्च में ये पहली बार मालूम चला। प्लांट्स भी उगते हैं यहाँ पर, फॉसिल पाया गया था पौधों का।
यही नहीं, इसके इकोसिस्टम में 1000 से ज्यादा स्पीशीज पाया गया ऑर्गेनिज्म का। इसमें से अधिकांश सूक्ष्म जीव हैं। इसके बाद शुरू हुआ अंटार्कटिका का कॉलोनियल पीरियड। बहुत सारे देश इसके सरजमी पर अपना दावा जमाना चाहते थे, चाहे वो स्पष्ट रूप से आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो या खोज करने के जरिए से हो। 1908 से लेकर 1942 के बीच 7 अलग देश अर्जेंटीना, यूके, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चिली, न्यूजीलैंड और फ्रांस अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों में अपना जमीन क्लेम करने लग रहे थे। कुछ देशों ने इस आधार पर यहाँ के जमीन पर दावा किया कि इसे सबसे पहले किसने खोजा, लेकिन बाकी देशों ने कहा कि यहाँ पर दावा करने के लिए आपको वास्तव में यहाँ आकर रहना होगा। इसके अलावा कई ऐसे देश थे, यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जो एक्सप्लोरेशन करने यहाँ पहुँच गए थे अंटार्कटिका में बिना किसी टेरिटरी क्लेम किए हुए। यहाँ तक कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, उस समय हिटलर के टाइम पर अंटार्कटिका को हड़पने के लिए अभियान चालू किया गया था। Depth charges helped to blast a way out. Their job was to destroy German weather stations on the Arctic coast of Greenland. जर्मन्स अपने एरोप्लेन से यहाँ गए, काफी तस्वीरें निकाली और एरोप्लेन से ही मेटल के नाजी सिंबल को ड्रॉप किया, ये जतलाने के लिए कि जिस एरिया में हमने नाजी सिंबल को ड्रॉप किया है वो रीजन जर्मनी का होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सभी देश अंटार्कटिका की जमीन को क्लेम करने के लिए एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे थे। मानो लग रहा था कि अंटार्कटिका को लेकर कहीं वार ही ना हो जाए। इसी चीज को काउंटर करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में कंट्रीज के बीच मीटिंग रखी जाती है अंटार्कटिका के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। मीटिंग में ये तय किया गया कि अंटार्कटिका को लेकर एक अंटार्कटिक ट्रीटी बनाया जाएगा, जिसमें कुछ शर्तों को रखा जाएगा और जो देश इस संधि का हिस्सा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। शुरुआत में 12 देशों ने अंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया, मगर सरप्राइजिंगली यहाँ वो सभी देश थे जो अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों पर टेरिटरी क्लेम करके बैठे थे। रही बात इस ट्रीटी की, तो इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अंटार्कटिका को केवल पीसफुल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का साइंटिस्ट को फ्रीडम दिया जाएगा और फिर रिसर्च के बाद जो नया जानकारी मिलेगा वो सभी देशों को आपस में शेयर करना होगा। जानकारी के हिसाब से अंटार्कटिक ट्रीटी को लागू किया गया था 1959 में और ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगा 1948 में। लेकिन जब ये सब चल रहा था एक तरफ, तब इंडिया किधर था, उसका क्या राय था अंटार्कटिका को लेकर? तो जब ये अंटार्कटिक ट्रीटी बनाया गया था तब इंडिया टोटली डिसएग्री करता था इस संधि से। भारत मानता था कि ये उन 12 देशों का तरीका है अंटार्कटिका को हड़पने का। फरवरी 1956 में इंडिया ने अपने तरफ से यूनाइटेड नेशन को अपील किया था कि वो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को टेक ओवर कर ले, लेकिन उस समय यूएन में इस विचार पर सहमति नहीं बनी और इसे रिजेक्ट कर दिया गया। पर यहाँ ऐसा नहीं था कि इंडिया ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। अभियान चला था। जहाज़ों से हिंदुस्तानी अंटार्कटिक रीजन के खोज यात्रा पर निकले थे, जो कि सक्सेसफुल रहा। लेकिन उन 12 देशों के हिसाब से इंडिया का ऐसा करना इलीगल था, क्योंकि उनके हिसाब से जो देश अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन किए हैं उन्हें ही परमिशन है केवल यहाँ जाने का और हो सके तो साइंटिफिक रिसर्च करने का। खैर 1983 में बहुत सारे कंट्रीज एक साथ प्रेशराइज करने लगे यूएन में अंटार्कटिका का मुद्दा दोबारा उठाने के लिए। यहाँ यूएन को प्रेशर डालने वाले देशों में इंडिया भी शामिल था। मगर ठीक यूएन की मीटिंग से एक महीना पहले इंडिया जो अंटार्कटिक ट्रीटी के खिलाफ था, वो साल 1983 में अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन कर देता है। बाद में धीरे धीरे बाकी देश भी अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसने अंटार्कटिका को विज्ञान के खोज में बहुत आगे तक पहुंचा दिया। और फिर 2003 के बाद से अंटार्कटिक ट्रीटी को संभालने के लिए इसका एक फिजिकल हेडक्वार्टर भी बना दिया गया, जो कि आज अर्जेंटीना में लोकेटेड है। दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट यहाँ आकर खोज करने लगे, जिससे रडार टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई। इको साउंडिंग सिस्टम को और भी तगड़ा बनाया गया ताकि बर्फ के मोटे थिकनेस के अंदर क्या है इसको डिटेक्ट किया जा सके। सैटेलाइट जैसे की टूल को और भी एडवांस बनाया गया ताकि अंटार्कटिका का मैपिंग डेटा सही मिले। लेकिन बात यही है कि ऊपर ऊपर से तो सब देखने में ठीक लग रहा है कि विज्ञान की तरक्की हो रही है, मानवता को आगे ले जाया जा रहा है, मगर इन सब के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपा है अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ।
बात यह है कि जब हम लोगों ने अंटार्कटिका पर कदम रखा था, उस दिन के ठीक बाद से कई सारे ऐसे लोग पैसे कमाने के तलाश में अंटार्कटिका जाने लगे और उन लोगों ने व्यापार का स्रोत बनाया अंटार्कटिका में पाया जाने वाला मिनरल्स और सील का खाल। शॉकिंग है पर रियलिटी है, बहुत सारे यूरोपियन एक्सप्लोरर्स अंटार्कटिक रीजन में कदम रख दिए थे मेनली 2 रीजन के चलते। पहला था पैसा कमाना। ये लोग मेनली क्या करते थे कि वहाँ के नए प्लेस पर जाते थे और वहाँ के सील को हंट करते थे उस जानवर के खाल के लिए। बेसिकली उन लोगों के पकड़ाने का चांस भी कम होता था क्योंकि वो लोग अपने हंटिंग ग्राउंड का लोकेशन सीक्रेट रखते थे। दूसरा कारण ये था कि शुरुआत में कई एक्सप्लोरर्स यहाँ आना शुरू किए ताकि एक बेहतर मैप को बनाया जाए धरती के सदर्न हेमिस्फीयर का। ये तो सही था पर यहाँ विचार करने की जरूरत है। अंटार्कटिका में हंटिंग इतना आम हो गया था कि कुछ लोग तेल के लिए एलिफेंट सील का शिकार करने लगे थे। साल 1900 के बाद से वेल्स का हंटिंग भी शुरू हुआ। खराब बात यह था कि इसके चलते वेल्स की कुछ प्रजातियां लगभग खत्म हो गई। सही बात यह था कि 1991 में एनवायरमेंट प्रोटोकॉल ट्रीटी साइन किया गया अंटार्कटिका में, जिसे मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं क्योंकि इसके स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में साइन किया गया था। इसलिए इस ट्रीटी के अनुसार ड्रिलिंग और माइनिंग को अंटार्कटिका से बैन कर दिया गया। इस प्रोटोकॉल ने एनिमल और प्लांट के स्पीसीज को कंट्रोल करना शुरू किया। साथ में ये प्रोटोकॉल अंटार्कटिका के अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशन के बिल्डिंग को रेगुलेट करता रहता है। ये बड़ा सरप्राइज था कि इस ट्रीटी ने अंटार्कटिका से कुत्तों को बैन कर रखा है, मतलब यहाँ डॉग्स अलाउ नहीं है। खैर, वैज्ञानिकों के लिए एक नया चीज अंटार्कटिका में एग्जिस्ट करता है, बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग। मतलब साइंटिस्ट नए प्रोडक्ट बनाने के लिए अंटार्कटिका में रहने वाले जीवों से चीजें ले सकते हैं, जैसे एक स्पेशल प्रोटीन जो ठंड को अपोज कर सकता है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई नियम नहीं है। अंटार्कटिका एक एक्सप्लोर करने का और वैज्ञानिक खोज करने का तो जगह है ही, मगर साथ में अंटार्कटिका को बहुत मिस्टीरियस जगह भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? माना जाता है इसलिए 1983 में धरती का अभी तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि अंटार्कटिका में ही था। अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां लगभग 400 बड़े सब ग्लेशियर लेक्स हैं अंडरग्राउंड बर्फ के नीचे दबे हुए। ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र भी हो सकता है जहां एक्टिव वोल्केनो भी है। बाकी कॉन्टिनेंट से हटकर एक सेपरेट जगह होने के कारण कुछ लोग यहां पर यूएफओस को देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं है इसके बारे में, तो ज्यादा बात आगे ले जाने का मतलब नहीं बनता है। अंटार्कटिका में एक मिस्टीरियस वाटरफॉल है जिसमें ब्राइट रेड कलर का पानी टपकता रहता है, मानो जैसे खून का झरना बह रहा हो। वैज्ञानिकों ने इस जगह को 1911 में डिस्कवर किया था और अभी तक भी यहाँ कंटिन्यूसली इसमें से लाल पानी निकलता ही रहता है, जबकि वहाँ के बाहर का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस है। इतने ठंड में तो पानी जम जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि इस ग्लेशियर के पीछे जो बर्फ से दबा हुआ लेक है, वहाँ से ये पानी आता है जो कि नमकीन पानी है और सॉल्ट वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है -1.8 डिग्री सेल्सियस। और रहा बात लाल कलर का, तब इस लेक के पानी में बहुत ज्यादा आयरन प्रेजेंट है और इसी के कारण से हवा के कांटेक्ट में आने से ये पानी रेड हो जा रहा है। इसीलिए इस झरने को ब्लड फॉर्न नाम दिया गया था। आज करीब अंटार्कटिका में 70 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है 29 देशों का, जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया का मॉनसून स्टेशन है, ये फ्रांस का कॉनकोर्डिया रिसर्च स्टेशन, अमेरिका का 3 रिसर्च स्टेशन है यहाँ, और इंडिया के पास भी 3 रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, जहाँ कई देशों ने एक साथ काम करने का डिसीजन भी बनाया। स्कार नाम से एक ग्रुप को बनाया गया जहां साइंटिस्ट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। यहां 1992 में एक स्टडी किया गया था यूएस जियोलॉजिकल एक्सपर्ट के द्वारा, जिसमें पता चला कि 19 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल दबा हुआ है अंटार्कटिका के जमीन के नीचे। लेकिन वहीं रशिया का तो ये कहना था कि नहीं, यहाँ 500 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल है। पर बात ये यहीं आ जाता है कि इसको माइनिंग करके निकालना इम्पॉसिबल है। 3 रीजन के वजह से मैड्रिड प्रोटोकॉल, जो कि बिल्कुल परमिशन नहीं देता है कि अंटार्कटिका में माइनिंग और ड्रिलिंग किया जाए। दूसरा, एक्सपेंसिव बहुत है ये। तीसरा, क्लाइमेट चेंज,
जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट बना देता है। अभी से ही ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ का बर्फ 3 गुना गति से पिघलता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2017 के बीच अंटार्कटिका में 2700 बिलियन टन ऑफ आइस पिघल गया। मैं पर्सनली मानता हूँ कि धरती बहुत खूबसूरत जगह है, इसकी खूबसूरती को बचाए रखना बहुत जरूरी है।